कि इसराइल की मखलूत हुकूमत के दो इंतहा पसंद इत्तेहादी वुज़रा ने नेतन्याहू को हमास जंगबंदी की सूरत में हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने और हुकूमत गिराने की धमकी दे दी है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन गोयर और बजालील समोट्रेन नेतन्याहू काबीना के इंतहा पसंदी में सबसे आगे बढ़े हुए इत्तेहादी हैं और दोनों के ख्यालात जंग के बारे में इंतहा पसंदाना रहे हैं। बिन गोयर ने सदर जो बाइडन के जुम्मे के रोज पेश की जाने वाली जंगबंदी तजावीज पर सख्त रद्दमल दिया है। इसराइली काबीना में दाखिली सलामती के अमूर के वजीर एतमार बिन गोयर ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी तजावीज को साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। बिन गोयर के अलावा समोट्रेच ने भी नेतन्याहू को तनबीह किया है कि अगर इन्होंने हमास के मुकम्मल खात्मे के बगैर जंगबंदी कबूल की तो दोनों हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे और हुकूमत छोड़ देंगे। बिन गोयर के मुताबिक इन तजावीज पर मुआहदा करना सख्त अहमकाना और दहशतगर्दी को फतहयाब करने के मुतरादिफ होगा, जिसका मतलब इसराइली सलामती को मुस्तकिल खतरे में डालना है। जब तक एक मुकम्मल फतह नहीं होती तो ऐसा मुआहदा करना मुकम्मल शिकस्त के बराबर होगा। इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजीर खजाना और मखलूत इसराइली हुकूमत के दूसरे बड़े इत्तेहादी बजालिल समोट्रेच ने कहा है कि वो ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे जो तजवीज करदा जंगबंदी के हाके से इत्तफाक करे। उन्होंने लिखा कि हम जंग के तसलसल का मुतालबा करते हैं, यहाँ तक कि हमास का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए और यरगमालियों को वापस घरों में लाया जाए। दूसरी जानिब इसराइली अपोजिशन लीडर याहिर लैपिड ने हमास से जंगबंदी मुआहदे की सूरत में नेतन्याहू का साथ देने का ऐलान किया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कतर, अमेरिका और मिस्र ने इसराइल और हमास से सदर जो बाइडन के मुजवजा मुआहदे को खत्मी शक्ल देने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर, अमेरिका और मिस्र ने अपने मुश्तरका बयानी में कहा कि जो बाइडन का मुजवजा मुआहदा गजा के लोगों और यरगमालियों के अहले खाना दोनों के हक में है। बयान में कहा गया कि सदर जो बाइडन का मुजवजा मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का रोड मैप और तनाज़े का खात्मा करेगा। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल हमास जंगबंदी का नया मंसूबा पेश करते हुए हमास से कबूल करने का मुतालबा किया था। अमरीकी सदर का कहना था कि ये जंगबंदी खत्म करने का वक्त है और हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। ये मुजवजा मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंगबंदी का है। इस दौरान इसराइली फौजें गजा से निकल जाएंगी, यरगमालियों और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे और गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक भी आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे की शर्त पर बातचीत होगी। जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंगबंदी कायम रहेगी। जो बाइडन के मुताबिक तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज को मुस्बत करार दे दिया है। कौम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने भरपूर उम्मीद का इजहार करते हुए ये कहा कि ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त फ्रीकैन के दरमियान पायदार अमन के क़याम तक पहुंचने में मददगार साबित होंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटियां तबाह हो गई हैं। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को इसराइली बमबारी से गजा में बचने वाले आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन गई, जबकि सुहनी बमबारी में गजा के 80 से जायद स्कूल तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जबकि जिबालिया पनागुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। इधर रफा में इसराइली फौज के पै दर पै हमलों से कोई इलाका भी महफूज नहीं रहा। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा के गुंजानवाद इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं और इसी दौरान पेशकदमी करते हुए टैंक रिहायशी इमारतों पर गोले भी बरसा रहे। अभी आपको बताएं कि गजा का दौरा करने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा है कि लगता है इसराइल चाहता है सब खत्म हो जाए, गजा दोबारा आबाद ही ना हो सके। गजा में ताबा हाल फलस्तीनी अल्लाह पर भरोसा किए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जिबालिया पनागुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें भी बरामद हुई हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा का कहना था कि अमेरिका से तिबी हमले के 300 से जायद अफराद गजा जा चुके हैं। 30 डॉक्टर डेल से गजा गए जो ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन थे। डॉक्टर हेमंत चीमा ने बताया कि वो अमेरिका से हाल ही में गजा गई थी, जहां उन्होंने अमराती अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में खिदमत सर अंजाम दी थी। उन्होंने मजीद कहा
गजा में चूंकि तकरीबन तमाम ही अस्पताल इसराइली बमबारी का निशाना बन चुके हैं, इसलिए बच्चे कुचे तिब्बी मराकज पर इंतहाई दबाव है। जिसे इमाराती अस्पताल में वो जिस खिदमात से अंजाम दी गई थी, वो महज 42 बिस्तरों पर मुश्तमिल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए अपनी मईशत को बेहतर करने का एक अहम लम्हा है। अमेरिका पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करने के मौके चाहता है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान का एक अहम पार्टनर है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट और सरमायाकार है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिकी फर्म्स आला म्यार की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाती हैं। अमेरिका पाकिस्तान अपनी मईशत पोजीशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म काविशें कर रहा है। पाकिस्तान इकदाम में IMF मुआहदे भी शामिल हैं। हम इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर ने मजीद कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ एक तवील मजबूत पार्टनरशिप रही है। उम्मीद करता हूं अमरीकी पार्टनरशिप चलती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा, हमारे बहुत से मावी मकासद हैं। मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की शहादतों पर दिली अफसोस है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म दे दिया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा किया और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताकीद का नोटिस दिया है। मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म दे दिया है, जबकि नॉर्मल पासपोर्ट दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को 30 रोज में जारी होगा। वजीर दाखिला का इस मौका पर कहना था कि इस पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशन पर होगा। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह जबकि अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा है। पासपोर्ट में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतलका अफसरान के खिलाफ एक्शन लूंगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमने क्या करना है, तहरीक इंसाफ खुद ऊपर पाबंदी लगा रही है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, अपना इंतखाबी निशान भी गवा बैठे हैं। इनका मजीद कहना था कि रात के पेट्रोल की कीमत के मामले पर क्या हुआ कुछ इलम नहीं। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। आजम नजीर तारड़ मजीद बोले कि समाज और रवैयों में तब्दीली बतदरीज होती है। समाज में जो चीजें आ जाए वो यकसर तब्दील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी के सोच समझकर सोमोटो नोटिस लिए। मैं आपको सब मौजूद में तसद्दुक जलानी साहिब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने अकलियतों के हकूक पर सोमोटो लिया। एक परचम के नीचे सबको एक होना चाहिए। आजम नजीर तारड़ बोले, अदम बर्दाश्त का कल्चर हम सब के लिए बाइस तकलीफ है। वजीर आजम ने इक़्तिदार संभाला तो मुझे पेंडिंग इश्यूज को हल करने की हिदायत दी। मुआशरे और समाज में रवैयों की तब्दीली जरूरी है। कि लंदन में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम पर बातचीत हुई। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टाइमलाइन में पासपोर्ट इजरा का मसला हल करने पर विफाकी वजीर दाखिला का इजहार तशक्कुर किया गया है। कहा कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का देरीना मसला हल करके दिल जीत लिए हैं। उम्मीद है कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के दीगर मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमात दायके तहसीन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और जिंदा मिसाल कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर सात असम्बली में खिताब करते हुए फरमाया, आप आजाद हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, इसका रियासती अमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और मौका पर बानी पाकिस्तान ने फरमाया, अक़लियतों को बिला इम्तियाज जात पात रंग मजहब या अकीदा हर लिहाज से पाकिस्तान का शहरी समझा जाएगा और इन्हें इनके तमाम हकूक और बारात और शहरियत के हकूक हासिल होंगे। पाकिस्तान आर्मी ने कायदे आजम के इसी फरमान को शार बनाया और आज पाकिस्तान आर्मी में मजहब लसानी और जिनसी तफरीक से कतई नजर फैसले किए जाते हैं। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून क्रिश्चियन बनी है। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रही थी। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी पाकिस्तान आर्मी में रहते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करने को एक एजाज समझती हैं। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी पाकिस्तान आर्मी में बिला तफरीक मेरिट की जिंदा मिसाल हैं। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी की तरक्की पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण। रुक रहे लाहौर का और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों के अतराफ मदरसियात फरोश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के हुक्म पर एसएचओ गुलबर्ग सुलेमान अकबर का अपनी टीम के हमरा कार्रवाई वुमेन कॉलेज गुलबर्ग के करीब से मुलजिम को भारी मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने ताकुब करके जामे शरीफ पार्क से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने इतराफ किया है कि वो जिला शेखुपुरा का रिहायशी है। मंशियात फरोश ने इंकशाफ किया कि ऑर्डर पर मंशियात सप्लाई करने आया था। एसएचओ गुलबर्ग की बेहतरीन हिकमत अमली से मुलजिम आदिल के कब्जे से 9 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली गई हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की जेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अहम इजलास हुआ है। इजलास में एसएसपी ऑपरेशन, एसपी डॉल्फिन, डिविजनल एसपी, तमाम डीपीओज की शिरकत भी सामने आई है। 84 थानों के एसएचओज की भी इजलास में शिरकत हुई है। पुलिस लाइन में डीआईजी ने पुलिस अफसरान को क्या ब्रीफिंग दी, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की जेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में इजलास हुआ है, जिसमें एसएसपी ऑपरेशन, एसपी डॉल्फिन और डिविजनल के तमाम एसपीज हजरात, इसके अलावा एसएचओ और डीएसपीज वो मौका पे मौजूद थे। और मैं बताता चलूं कि डीआईजी ऑपरेशन ने 84 थानों के एसएचओ को फिलफोर जो है वो पुलिस लाइन तलब किया था। उनका कहना था कि शहर में कोई भी शारा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि नो गो एरिया कहलाती हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाहौर में जगह थी जहां पर पुलिस नहीं जाती थी। कभी मंशियात फरोश फायरिंग करते थे, कभी रसागीर फायरिंग करते थे, तो जिसकी वजह से डीआईजी ऑपरेशन ने बड़ा वाजे कहा कि शहर लाहौर में कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा देहात नहीं होना चाहिए जहां पे नो गो एरिया जो है वो उसको समझा जाए। फिर डीआईजी का कहना था कि हॉट स्पॉट एरिया की निशानदेही कर दी गई है, मौसर पेट्रोलिंग से क्राइम कंट्रोल करेंगे, जबकि शहरियों को सड़कों पर पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद नजर आनी चाहिए। जबकि ईद उल अज़हा की आमद भी है और इसके अलावा मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी का बात में जो है वो कोताही नहीं बरती जाएगी। मवेशी मंडियों के गिर्द पीरू और जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड की टीमें मुसलसल गश्त करती हुई दिखाई देंगी। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार मंडियों में नौसरबाजों पर भी कड़ी निगाह रखेंगे और मोटरसाइकिल चोरी के तदारक के लिए ठोस इकदाम किए भी जाएंगे। और मैं बताता चलूं कि जिस तरह से मवेशी मंडियां सजती हैं तो बाहर
موٹر سائیکلیں پارکنگ سے ہٹ کر لگائی جاتی ہیں تو وہاں سے موٹر سائیکلیں چوری بھی ہوتی تھی، اور ڈی آئی جی آپریشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ 15 کی کال پر فوری رسپانس کیا جائے گا، جبکہ ایس ڈی پی اور ایس ایچ او خود موقع پر پہنچیں گے۔ منشیات فروشوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کرنے کا جو حکم دیا گیا، اشتہار عادی مجرمان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں عمل میں لانے کا حکم دیا گیا۔ غیر قانونی حراست ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ قمار بازی میں ملوث بڑے مگر مچھوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ بدماش قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے، جبکہ ہوائی فائرنگ، پتنگ بازی اور ون ویلنگ پر زیرو ٹالرنس جو ہے وہ پالیسی اپنائی جائے گی۔ کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، اور میں بتاتا چلوں کہ تھانوں میں کاریں خاصی یا کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ تھانوں میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ سفید کپڑوں میں پولیس اہلکار جو کانسٹیبل ہے چودھری بن کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں پیسوں کی، مقدمہ درج کرنے کی، مقدمہ خارج کرنے کی، اور ایسی ڈیلز کرتے ہیں کہ کہیں منشیات فروشی کروانی ہے، کہیں جوا کروانا ہے تو کار خاص لفظ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، کار خاصوں کو پیسے دیے جاتے ہیں تب جا کے یہ جرائم ہوتا ہے۔ جبکہ ڈی اے جی کا کہنا تھا تھانوں اور ناکوں پر شہریوں سے عزت و احترام کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر جو ہے وہ سیکیورٹی بڑھانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ایف آئی آر ایس او پیز کو فاسٹ ٹریک پر لائیں، جبکہ مقدمات کا ایس او پیز کے مطابق اندراج جو ہے وہ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لندن میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹائم لائن میں پاسپورٹ کے اجراء کا مسئلہ حل کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ کا اظہار تشکر کیا گیا ہے۔ کہا کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا دیرینہ مسئلہ حل کر کے دل جیت لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے دیگر مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، جس پر محسن نقوی نے کہا کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خدمت لا کے تحسین ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہر سطح پر اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی قیادت میں لندن مشن بہترین خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستانی ہائی کمیشن میں اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو ہائی کمیشن کے افعال کار کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا مسائل کے حل کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی تیز تر نظام وضع کیا جائے جو بہترین ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی وطن کے سفیر ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر منفرد انداز میں عوامی مسائل کے حل پر فوکس کیا جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حج آرگنائزر ایسوسی ایشن آف پاکستان کا مقامی ہوٹل میں حجاج کرام کے لیے تربیتی کیمپ ڈائریکٹر ٹی جی ایس امتیاز الرحمان چودھری اور شاہد محمود انوار ڈائریکٹر ٹی جی ایس نے کیمپ کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر عاصم بدر سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عاصم آگاہ کیجیے گا اس تقریب کے حوالے سے۔ جی بالکل، حج آرگنائزر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں حجاج کرام کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا انعقاد ڈائریکٹر ٹی جی ایس امتیاز الرحمان، ڈائریکٹر شاہد انور اور ٹیچر قرآن ڈاکٹر فریہ ملا، کرنل ریٹائرڈ ظفر آسم ماسٹر حج ٹرینر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر فریہ ملا کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا حج آپ کی زندگیوں میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں اور ایک ویژول کے صحیح طرح سے پرفارم کرنے سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اس طرح انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ اتنی پاورفل عبادت ہے، اس عبادت کے اندر اتنی جان ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ اس کو پرفارم کریں تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، کہ جن کی زندگیوں میں عرفات کا دن صرف ایک دفعہ آتا ہے، ساری زندگی میں یوم عرفہ ایک دفعہ آتا ہے، اور وہ لوگ عرفات کے میدان میں اس عبادت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حج پر کی ہوئی توبہ اور حج پر کیا ہوا لگ سے کوئی اہم سوال تک انسان کی زندگی کے اوپر نقش کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً 5 دن ہوتا ہے، یہاں پر انسانوں کی بڑی سے بڑی خطائیں ساری زندگی کی عادتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
کے لیے کافی ہو جاتی ہے. دراصل پھر بھی یہ کہ ہمیں اس سے بات کو سمجھنا چاہیے, اس کو اس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے, ٹھیک اسی طرح انہی میں 8 ذی الحج سے لے کر آگے جا کے وہ جو حج کے ایام میں بھی جاتے ہیں, ان دنوں میں کیا ہوا تھا اور کیوں انہی دنوں کو حج کے لیے خاص کیا گیا, یہ کیوں اس کو فالو کرتے ہیں, جس کو فالو کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہماری زندگی انقلاب کا شکار ہو جاتی ہے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے انہی دنوں میں, جن دنوں میں اس جگہ پر لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کر وہی کچھ کر رہے تھے جو آج ابراہیم علیہ السلام کی خاطر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ان پر گزری ان کی زندگی کا رول پلے کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں بعد انسان کیسے ہو جاتے ہیں جیسے ایسے کہ ایک مسلمان پیدا ہوا ہو اور کوئی گناہ نہ کیا ہو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے رول پلے کرنے کے بعد ان کا صبر, ان کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو ابراہیم علیہ السلام. اگر ہم کچھ تھوڑے سے ان حالات کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں صبر ہے, توکل ہے, اخلاص ہے, قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال وہ پہلے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی, اللہ کے راستے میں چل پڑے. پروگرام کے اختتام پر پاکستان ملک کی سلامتی اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی گئی. جی بہت شکریہ عاصم بدر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.